हेलो नर्सेस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू जीएनएम स्पेशल। और हम लोगों का जो सीरीज चल रहा था, इसमें जो हम लोग आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो नर्सिंग के प्रिंसिपल को हम देखने वाले हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल को। और ये जो प्रिंसिपल है अ, ये एक तरह से जनरल इन नेचर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर जनरल इन नेचर एंड फॉर्म गाइडलाइंस फॉर इमोशनल केयर ऑफ ए पेशेंट। और ये पेशेंट के इमोशनल केयर के लिए एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है नर्स को। और ये जो प्रिंसिपल है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर इंडिविजुअल जो होता है, हर इंडिविजुअल के अंदर एक अपनी इंट्रिंसिक वर्थ होती है, अपनी एक डिग्निटी होती है और अपना एक पोटेंशियल होता है ग्रो करने का। तो ये गाइडलाइंस में बताता है, यानी कि गाइडलाइंस हम नर्सेस को बताता है कि एक साइकेट्रिक पेशेंट का केयर कैसे करना है। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस हम लोग आज देखने वाले हैं, यानी कि हम प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल का, पहला है कि पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही इज़। तो एक पेशेंट जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग मीन्स बीइंग नॉन जजमेंटल। तो यानी कि नर्सेस को जजमेंटल नहीं बनना है, जज नहीं करना है किसी को। एक्सेप्टेंस कन्वे द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड एंड केयर्ड। तो एक्सेप्टेंस से क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उसको फील होता है लव्ड और केयर्ड फील होता है उसे। इट डज नॉट मीन कम्प्लीटली परमिसिवनेस। मतलब कि एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं है कि आप कंप्लीटली उसको फ्री कर रहे हैं, कि मतलब आप कुछ भी जो पेशेंट बोलता है कि हाँ मुझे ये करना है तो आप उसको करने दें, सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना है। बट सेटिंग ऑफ बिहेवियर्स टू कन्वे टू हिम रिस्पेक्ट एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। तो एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं है कि हम सारी चीज़ों को अलाउ करें पेशेंट को करने के लिए, बट एक ऐसा पॉजिटिव बिहेवियर सेट करना जिससे कि हम उसे कन्वे कर सकें रिस्पेक्ट, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के तौर पे हमें एक इंसान होते हुए दूसरे इंसान को कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये कन्वे करना है। ठीक है, फिर एक नर्स, ए नर्स शुड बी एबल टू कन्वे टू द पेशेंट दैट सी मे नॉट अप्रूव एवरीथिंग he does, while at the same time he will not be judged or rejected because of his behavior। कि एक नर्स को ये कन्वे करना है पेशेंट को कि वो सारी चीज़ों को अलाउ नहीं कर सकती, पर उसको किसी भी बिहेवियर के लिए जज नहीं किया जाएगा या उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वेज। तो एक्सेप्टेंस को नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं, उसके द्वारा कन्वे किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट देना, और जजमेंटल का मतलब जज करना, ये तो हम जानते ही हैं। तो हमें नॉन जजमेंटल बनना है, यानी कि हमें जज भी नहीं करना है, और नॉन प्यूनिटिव यानी कि पनिशमेंट भी नहीं देना। द पेशेंट्स बिहेवियर इज़ नॉट जज्ड एज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। सही गलत या फिर अच्छा और बुरा के तौर पे उसके जज नहीं किया जाना चाहिए पेशेंट को। और पेशेंट इज़ नॉट पनिश्ड फॉर हिज अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। तो उसको अनडिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए पनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक साइकेट्रिक पेशेंट है और उसके बिहेवियर चेंज हो सकते हैं, पर उसके बिहेवियर की वजह से हमें उसे जज नहीं करना है। ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पनिशमेंट मस्ट बी अवॉइडेड। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पनिशमेंट के वेज होते हैं या फिर जो मेथड्स होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। तो डायरेक्ट में कौन कौन सा वेज आ गया? चेनिंग, उसको चेन में बांध देना, रिस्ट्रेनिंग बांध देना, पुटिंग हिम इन अ सेपरेट रूम यानी कि अकेला करके किसी बंद कमरे में डाल देना, ये हो गया डायरेक्ट मेथड ऑफ पनिशमेंट। जो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पनिशमेंट क्या होता है कि इग्नोरिंग हिज प्रेजेंस, उसको मतलब इग्नोर करना, जैसे ऐसा बिहेव करना कि वो यहाँ पे है ही नहीं, और इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। A nurse who shows acceptance does not reject the patient even when the behaves contrary to her expectations। जो नर्स जो किसी पेशेंट से एक्सपेक्ट करती है कि हाँ उसे ऐसे बिहेव करना चाहिए, अगर वो पेशेंट वैसा बिहेव नहीं भी कर रहा है तो भी पेशेंट को रिजेक्ट नहीं करना है और पेशेंट को एक्सेप्टेंस शो करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि नॉन जजमेंटल होना है, नॉन प्यूनिटिव होना है, किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं देना है, जज नहीं करना है। फिर दूसरा जो पॉइंट है हमारा बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट। तो सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट का क्या मतलब हुआ कि हमें पेशेंट के अंदर सच में इंटरेस्ट होना है और दिखाना है कि हम इंटरेस्टेड हैं। बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन अनदर इंडिविजुअल मीन्स कंसिडरिंग द अदर इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट।
कि उसके जो इंटरेस्ट हैं उसको भी कंसीडर करना। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय स्टडिंग पेशेंट्स बिहेवियर पैटर्न। जो पेशेंट है उसके बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करना है कि कैसे वो बिहेव करता है, किस चीज़ पे कैसे पे करता है। अलाउिंग हिम टू मेक हिज ऑन चॉइसेस एंड डिसीजंस एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक पॉसिबल है पेशेंट को इनक्रेज करना कि वो खुद से अपना डिसीजन ले, अपना चॉइसेस दिखाए कि हाँ उसे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या चीज़ें करनी है। ऑल्दो हमें सब चीज़ अलाउ नहीं कर सकते जितना भी वो करे, पर जहाँ तक अलाउ हो सके एज़ फार एज पॉसिबल वहाँ तक हम उसे खुद का चॉइस और डिसीजंस लेने का दिखाएंगे कि हमें डिसीजंस उसका देखना है, समझना है उसे। फिर है बीइंग अवेयर ऑफ हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो हम किसी के लाइक्स या डिसलाइक्स को अगर हम अपने ध्यान में रखते हैं या हमें पता रहता है तो उन्हें दिखता है कि हाँ हम उन्हें सिंसियरली उनमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। फिर बीइंग ऑनेस्ट विथ हिम, हम उनके साथ ऑनेस्ट रहेंगे कि जो चीज़ें हैं हम उनको ऑनेस्टली बताएंगे कि हाँ ऐसी बात है। और ऑनेस्टली होने का ये मतलब नहीं है कि हम उसको सारी चीज़ें ही बताने लगे कि तुम तो पागल हो या फिर तुम्हें सिजोफ्रेनिया हो गया, तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे, ऐसी चीज़ें नहीं बतानी है। जहाँ तक हम बता सकें और जो उसको हर्ट ना हो या फिर जो उसके लिए सही है कंडीशंस के हिसाब से, वहाँ तक हमें उसके साथ ऑनेस्ट रहना है। फिर टेकिंग टाइम एंड एनर्जी टू लिसन टू व्हाट ही इज़ सेइंग। तो हमें टाइम देना है और एनर्जी अपनी लगानी है वो समझने के लिए या फिर सुनने के लिए जो वो कहना चाहता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो सही से बोल नहीं पाते, उन्हें बोलने में थोड़ा टाइम लगता है या फिर वो चीज़ों को टू द पॉइंट नहीं बता पाते, चीज़ों को घुमा फिरा के बताते हैं। तो हमें अपना टाइम और एनर्जी लगाना है उन्हें समझने के लिए। अवॉइडिंग सेंसिटिव सब्जेक्ट्स एंड इशूज़। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें जो सेंसिटिव चीज़ें होती है, सब सेंसिटिव सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर जो इश्यूज़ होते हैं जो खास करके उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सही नहीं है, जिसका उन्हें ट्रॉमा है, तो हम उन चीज़ों के बारे में बात करने से थोड़ा बचेंगे कि हमें उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है और उन्हें अवॉइड करना है। तो ये हो गया सिंसियरली इंटरेस्टेड होना। फिर हम बात करेंगे कि रिकॉग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन फीलिंग्स विच पेशेंट में एक्सप्रेस। तो हम जो फीलिंग पेशेंट एक्सप्रेस कर रहा है हम उसको पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे उस पर कि हाँ हम अगर वो हंस के बात कर रहा है उससे तो हम भी हंस के बात करेंगे। वो अगर थोड़ी सीरियस चीज़ों पे बात कर रहा है और थोड़ा सैड चीज़ें बता रहा है तो हम भी अपने आप के फीलिंग्स को थोड़ा सा सैड दिखाएंगे कि नहीं हम भी सैड, हम उनकी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उससे उन्हें अच्छा लगेगा। व्हेन पेशेंट टॉक्स इट इज़ नॉट द कंटेंट दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट बट द फीलिंग बिहाइंड द कन्वर्सेशन विच इज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड। जो पेशेंट बात कर रहा है तो हमें उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें उनकी फीलिंग पे ध्यान देना है कि वो कैसा फील कर रहे हैं और हमें उनकी फीलिंग को समझना है और रिफ्लेक्ट करना है। तो ये हो गया फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बारे में। फिर टॉकिंग विथ अ पर्पस। तो हमेशा एक पर्पस के साथ बात करना है पेशेंट के साथ कि हम उनको समझ सकें, या फिर जो हमारा पर्पस होगा वो ये होगा कि पेशेंट को समझना, उनको केयर देना। ठीक है। तो टॉकिंग विद अ पर्पस, इसमें क्या करना है, द नर्सेस कन्वर्सेशन विथ अ पेशेंट मस्ट रिजॉल्व अराउंड हिज नीड्स, वांट्स एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें पेशेंट के नीड्स के बारे में, उसके वांट्स के बारे में और उसके इंटरेस्ट के बारे में बातें करनी है। इनडायरेक्ट अप्रोचेस लाइक रिफ्लेक्शन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, फोकसिंग ऑन अ पॉइंट, presenting reality and more effective when the problems are not obvious. Avoid evaluation, hostile, probing questions and use understanding responses which may help the patient to explore his feelings. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें उनकी नीड्स, वांट्स और में इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट के अराउंड बातें करनी है, उनके फीलिंग्स को समझना है, रिफ्लेक्ट करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं ताकि वो अपने बारे में और बता सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। और जो अवॉइड क्या करना है, हमें इवोल्यूशन अवॉइड करना है, हॉस्टिलिटी अवॉइड करनी है, प्रोबिंग क्वेश्चन अवॉइड करना है, ऐसी क्वेश्चन जो उन्हें ट्रिगर कर दे, ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करनी है। उनकी बातों को इवेल्युएट नहीं करना कि हाँ तुमने ये गलत किया या तुमने ये ऐसे किया, उनको ये नहीं बताना है, बस उनको सुनना है, समझना है। विच में हेल्प द पेशेंट टू एक्सप्लोर हिज फीलिंग, जिससे कि वो अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके। फिर है जो अगला पॉइंट हमारा है वो है लिसनिंग। तो टॉकिंग में हम जान लिया कि हमें कैसे बात करनी है पेशेंट से। फिर हम देखेंगे अब लिसनिंग। लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, द नर्स शुड टेक टाइम एंड एनर्जी टू लिसन टू व्हाट द पेशेंट इज सेइंग। जो नर्स को अपना टाइम और एनर्जी लगाना चाहिए वो पेशेंट को सुनने के लिए। सी मस्ट बी ए सिंपैथेटिक लिसनर एंड शो जेन्युइन इंटरेस्ट। नर्स को हमेशा एक सिंपैथेटिक लिसनर होना चाहिए कि उन्हें उस पेशेंट के लिए या उनकी फीलिंग्स के लिए सिंपैथी होनी चाहिए और एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखना चाहिए, तभी हम एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं।
तो हम लोग ये भी देख लिया कि बात कैसे करनी है, लिसन कैसे करना है। फिर है परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग्स। जो पेशेंट जो स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग, जो उन्होंने बहुत फीलिंग्स को जिन्होंने उन्होंने अपने दबा के रखा है, जो बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है, जैसे एंगर हो गया, एंजाइटी हो गई, उनका डर हो गया, ये फीलिंग्स को हमें एक्सप्रेस करने के लिए बोलना है पेशेंट को। उनको परमिट करना है कि आप इनके बारे में बताओ, इनके बारे में सुनना है, हमें पेशेंट से एक्सप्रेस करवाना है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस बॉटल्ड अप आर पोटेंशियली एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस। जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जो हम बॉटल अप करके रखते हैं, अपने अंदर दबा के रखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होके फट सकते हैं अचानक से, और डेंजरस हो सकते हैं। पेशेंट इतना ज़्यादा अपने आप को बंद करके रख लेगा कि आप अगर अचानक से वो कभी खुलेगा तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली, एक तो पहले से ही मेंटली अनस्टेबल है, और फिर अपने बिहेवियर को दबा कर रखेगा तो और भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए इट इज़ बेटर टू परमिट द पेशेंट टू एक्सप्रेस हिज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स विदाउट डिसअप्रूवल और पनिशमेंट। हमें फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बोलना है जो उन्होंने दबा कर रखी है, विदाउट डिसअप्रूवल। हम उन्हें डिसअप्रूव नहीं करना कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये गलत है, ऐसे नहीं बताना। या फिर उन्हें उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पनिशमेंट नहीं देनी है। फिर एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स यानी कि एंजाइटी, फियर, हॉस्टिलिटी एंड एंगर मे बी इनकरेज्ड इन अ वर्बल और सिम्बॉलिक मैनर। हमें उनके जो एंजाइटी, फियर है, इनको और बताने के लिए बोलना है वर्ड्स में या सिम्बल्स में। ये नहीं कि हाँ चीज़ों को तोड़ने के लिए दे दिया, वो एक अलग चीज़ों में आ जाता है, वो भी कभी कभी किया जाता है। पर नॉर्मली जो हम किया जाता है वो हमें वर्बल चीज़ें उन्हें बोलने के लिए बोलना है कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप मुझे बताओ, बोल के बताओ। फिर द नर्स मस्ट एक्सेप्ट द एक्सप्रेशंस ऑफ पेशेंट्स स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स क्वाइटली एंड कामली। जो पेशेंट को हमेशा, जब वो नेगेटिव फीलिंग्स बता रहे हैं पेशेंट, तो हम नर्स को हमेशा क्वाइटली होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और उन्हें समझना चाहिए, सुनना चाहिए शांत होकर। यानी उन्हें ये नहीं बोलना कि नहीं तुम गलत हो, या फिर उन्हें जज नहीं करना है, या फिर उन्हें ये नहीं बोलना कि तुम्हारा इमोशंस गलत है। हमें बस सुनना है, शांत रहना है। फिर जो अगला हमारा पॉइंट है, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि हमें जो पेशेंट को, पहला पॉइंट था हमारा कि पेशेंट को एक्सेप्ट करना है वो जैसा भी है। तो हमने उसमें देख लिया कि हमें नॉन जजमेंटल, नॉन पुनिटिव होना है, सिंसियरली इंटरेस्टेड होना है, फिर उनके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके रिफ्लेक्ट करना है, फिर पर्पस के साथ बात करनी है, अच्छे से सुनना है उन्हें, और स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग्स को बताने के लिए बोलना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेराप्यूटिक टूल। तो जो नर्स का जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, जो नर्स खुद को जितना समझती है, उसको एक थेराप्यूटिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है। ए साइकेट्रिक नर्स शुड हैव अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिज ओन फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सेस। एक नर्स को अपने खुद के फीलिंग्स, एटीट्यूड और रिस्पॉन्सेस के ऊपर अच्छे से उन्हें समझ में आना चाहिए कि वो किस चीज़ों पे कैसे बिहेव करती है, उनका क्या फीलिंग्स है। हर एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ एंड एक्सेप्ट हर ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस शुड हेल्प हर सी द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस इन अदर पीपल टू। एक नर्स जो खुद के जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और लिमिटेशंस से जो खुद से अवेयर है, वो दूसरे लोगों के स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को भी अच्छे से समझ सकती है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स हर टू बी एन असर्टिव इन लाइफ सिचुएशंस विदाउट बीइंग एग्रेसिव एंड फीलिंग गिल्टी। जो एक नर्स होती है वो जितना खुद को समझती है, उससे वो असर्टिव हो सकती है लाइफ के सिचुएशंस में, विदाउट बीइंग एग्रेसिव। वो एग्रेसिव नहीं होगी किसी भी सिचुएशन में, और गिल्टी भी फील नहीं करेगी। जब वो खुद को समझ सकती है तो दूसरों को भी समझ सकती है। सम ऑफ द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मेथड्स आर, खुद को समझने के कुछ मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं। इन्हांसिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस फ्रीली एंड ऑनेस्ट विथ कलीग्स। अपने कलीग्स के साथ ऑनेस्ट रहना है, और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसको फ्रीली एक्सचेंज करना है, किसी मतलब एक्सचेंजिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस फ्रीली एंड ऑनेस्टली विथ कलीग्स। तो अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑनेस्टी के साथ और फ्रीली वो करना है, एक्सचेंज करना है। फिर डिस्कस ऑन पर्सनल रिएक्शंस विथ अन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। जो हमें जो पर्सनल रिएक्शन होते हैं नर्सेस के, उसको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास डिस्कस करना है। फिर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग पेशेंट केयर। पेशेंट केयर से रिगार्डिंग जो भी ग्रुप कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है। कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाई यू फील और एक्ट द वे यू डू। तो अपने आप के जो हम जैसे बिहेव करते हैं, नर्स जैसे बिहेव करती है, उन्हें खुद पे क्वेश्चन करना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, और हम इसी तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। जैसे किसी सिचुएशन में हमें गुस्सा आ गया, तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हमें गुस्सा क्यों आया, और मैंने गुस्सा फील ही क्यों किया। तो इस तरह से हम नर्सेस अपने खुद को समझ सकते हैं।
फिर कंसिस्टेंसी इज़ यूज टू कंट्रीब्यूट टू द पेशेंट सिक्योरिटी। तो जो कंसिस्टेंसी होता है उसको वो कंट्रीब्यूट करता है पेशेंट की सिक्योरिटी में, क्योंकि वो मेंटली पहले से ही अनस्टेबल रहते हैं। और अगर हर दिन हम अपना रूटीन बदलते रहें तो उसको जो पेशेंट होते हैं उसको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी मीन्स हैविंग अ सर्टन रूटीन पैटर्न दैट डज नॉट चेंज फ्रॉम वन डे टू अदर। तो ऐसा रूटीन होना चाहिए जो कि हर दूसरे दिन बदल ना जाए। इट हेल्प्स नोइंग व्हाट टू एक्सेप्ट। इन साइकेट्रिक नर्सिंग कंसिस्टेंसी रेफर्स टू द स्टेडीनेस एंड कंसिस्टेंसी इन एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ। जो स्टाफ जो होते हैं उन्हें स्टेडी रहना है, मतलब कि अपने जो वैल्यूज़ है उस पर अड़े रहना है, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उनके एटीट्यूड में और वार्ड रूटीन में, और डिफाइनिंग द लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन द पेशेंट। जो वार्ड रूटीन भी जो है वो एक स्टडी रहना चाहिए कि हम रोज़ 9 बजे खाना देते हैं, 1 बजे लंच देते हैं, फिर कब दवाइयाँ देते हैं, तो वो एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। डिफाइनिंग द लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन द पेशेंट। जो पेशेंट होते हैं उनके जो ऊपर जो लिमिटेशंस लगाए रहते हैं कि हाँ ये पेशेंट इस तरफ नहीं जा सकते हैं, ये पेशेंट सिर्फ यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, तो हमें उस पर भी अड़े रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आज करने के लिए दे दिया, कल करने के लिए नहीं दे रहे हैं, फिर परसों अलाउ कर दिया, तो पेशेंट फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। दिस कंसिस्टेंसी इन साइकेट्रिक वार्ड रिड्यूस फियर एंड एनजाइटी अमॉन्ग पेशेंट। जो साइकेट्रिक वार्ड होते हैं इसमें पेशेंट के जो फियर और एनजाइटी होती है इससे जो कंसिस्टेंसी से कम हो जाती है, क्योंकि उनका एक डेली सेट पैटर्न बन जाता है। जैसे कि अगर हम पेशेंट को कोई अलग रूल, आज हम कोई अलग रूल बता रहे हैं, कल कोई अलग रूल बता रहे हैं, तो फिर नर्स जो पेशेंट है वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए एक सेट रूल होना चाहिए कि हाँ ये फॉलो करना है तो फॉलो करना ही है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो रीएश्योरेंस शुड बी गिवन इन अ सटल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। तो जो हम रीएश्योरेंस देंगे, रीएश्योरेंस का क्या मतलब होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। तो जो हम रीएश्योरेंस देंगे वो सटल और एक्सेप्टेबल मैनर में होना चाहिए। तो जैसे कि रीएश्योरेंस इज बिल्डिंग पेशेंट्स कॉन्फिडेंस, तो रीएश्योरेंस का क्या मतलब होता है, पेशेंट्स का जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। टू गिव रीएश्योरेंस द नर्स नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द सिचुएशन एज टू हाउ इट अपीयर्स टू द पेशेंट। तो रीएश्योरेंस देने से पहले नर्स को सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए कि अगर हम अभी रीएश्योरेंस दे रहे हैं तो वो पेशेंट उसको किस तरह से ले रहा है। फिर द फॉल्स रीएश्योरेंस कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग और अनविलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ नर्स टू एम्पथाइज विद पेशेंट्स लाइफ सिचुएशन। जो फॉल्स रीएश्योरेंस हम नहीं देंगे, फॉल्स रीएश्योरेंस देने से क्या होता है कि ये एक तरह का लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है पेशेंट को, और अंडरस्टैंडिंग या अनविलिंगनेस शो करता है नर्स के साइड पेशेंट को। तो इससे क्या होता है ना कि जो एक ट्रस्ट होता है थेरेपेटिक रिलेशनशिप में, जो पेशेंट और नर्स का ट्रस्ट होता है वो फिर टूटने लगता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि एक पेशेंट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब ठीक नहीं हो सकता, कभी ठीक हो ही नहीं पाऊँगा मैं। तो फिर उसको नर्स उसको समझाएगी कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, पर ट्रीटमेंट से बहुत लोगों का बहुत फ़ायदा होता है, पेशेंट्स बेटर होते हैं। तो ये एक रियलिस्टिक रीएश्योरेंस है। हम पेशेंट को ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आप कल की दवाई खाओगे तो आप ठीक ही हो जाओगे। तो ऐसे गलत रीएश्योरेंस नहीं देना है, क्योंकि कल की दवाई खा के पेशेंट ठीक नहीं होगा तो फिर वो एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा और फिर पेशेंट नर्स की बातों को समझेगा भी नहीं। तो इसीलिए हमें फॉल्स रीएश्योरेंस नहीं देना है, हमें एक रियलिस्टिक और सही एश्योरेंस देना है। फिर पेशेंट्स बिहेवियर इज चेंज्ड थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। जो 5th नंबर का हमारा पॉइंट है कि पेशेंट का जो बिहेवियर है उसको हमें इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू चेंज करना है, ना कि रैशनल इंटरप्रिटेशन, मतलब कि जो हम नॉलेज देते हैं, समझाते हैं ज्ञान देके, तो उस तरह से हमें नहीं समझाना है, बल्कि हमें इमोशनल एक्सपीरियंस पे ध्यान देना है। तो मेजर फोकस इन साइकेट्री इज़ ऑन फीलिंग एंड नॉट ऑन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। जो मेजर फोकस होता है साइकेट्री में वो फीलिंग्स के ऊपर होता है, इमोशंस के ऊपर होता है, ना कि इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट के। हमें पेशेंट्स को ज्ञान ही नहीं बनाना है, हमें उसे ठीक करना है। तो ये समझ में आना चाहिए हमें। फिर एडवाइजिंग और रेशनलाइजिंग विथ पेशेंट इज नॉट इफेक्टिव इन चेंजिंग बिहेवियर। तो हम अगर पेशेंट के साथ रेशनलाइज करने लगे, उसके साथ वाद विवाद करने लगे, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। पेशेंट को ज्ञान थोड़ी ना लेना है। फिर रोल प्ले एंड सोशियो ड्रामा आर ए फ्यू एवेन्यूज़ of providing corrective emotional experience to a patient and facilitating insights into his own behavior। तो जो ये होता है रोल प्ले होता है, ठीक है, या फिर कोई सोशल ड्रामा होता है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ना कि पेशेंट इसको देखेगा, उसके मन में जो कोई ड्रामा देख रहा है तो पेशेंट के मन में अलग अलग इमोशंस जगेंगे। तो हम ड्रामा के थ्रू या फिर जो रोल प्ले के थ्रू कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ इमोशनल एक्सपीरियंसेस पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट्स का बिहेवियर चेंज हो जाए, ठीक है।
तो सच एक्सपीरियंसेस कैन बी ट्रूली ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड बिहेवियर चेंजेस। और इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो बिहेवियर के चेंजेस होते हैं वो ज़रूर मतलब कि एक्सेप्ट करता है पेशेंट, और उसके बिहेवियर में चेंजेस भी आते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है, ठीक है, और वो उसको समझ लग रहा है कि मैं तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे तो कोई वर्थ ही नहीं है, मैं तो फालतू का हूँ। तो फिर एक नर्स जो है उसको बार बार समझाएगी नहीं कि हाँ नहीं तुम बहुत वर्दी हो, तुम भी बहुत काम के हो, इस तरह के उनको समझाने से कुछ होने वाला है नहीं। तो हमें क्या करना है कि रोल प्ले करना है, ठीक है। या फिर कोई हम उन्हें कोई काम देंगे कि कोई एक्टिविटी करने के लिए देते हैं, उसने वो एक्टिविटी कर लिया तो फिर हम उसको ना उस बहुत हैप्पी करके फील करके उसका सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे कि हाँ देखो तुमने ये कर लिया, कितना अच्छे हो तुम भी कर सकते हो। तो उसको एक अच्छा फील होगा और उस इमोशनल फीलिंग और एक्सपीरियंस के बेस पे उससे भी फील होने लगेगा कि नहीं मैं भी वर्दी हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें पे हमें ध्यान देना है। हम समझा के उन पेशेंट को नहीं समझा सकते क्योंकि बोलने से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर इमोशंस जो होते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर जो अगला पॉइंट है हमारा वो है अननेसेसरी राइज इन पेशेंट्स एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। तो फालतू का एंजाइटी नहीं बढ़ाना है पेशेंट का, बस सिंपल सा इतना ही मतलब है इस पॉइंट का। तो इसमें हम बात करें तो दिस फॉलोइंग अप्रोचेस मे इंक्रीज पेशेंट्स एंजाइटी एंड शुड बी देयर फॉर अवॉइडेड। नीचे कुछ चीज़ें बताई गई है जिससे कि पेशेंट का एंजाइटी लेवल बढ़ सकता है, तो हमें उन्हें अवॉइड करना है। सबसे पहला है कि सोइंग नर्सेस ऑन एंजाइटी। नर्स अपना एंजाइटी शो करेगी तो पेशेंट्स का भी एंजाइटी बढ़ जाएगा। शोइंग अटेंशन टू पेशेंट्स डेफिसिट्स। जो पेशेंट्स के डेफिसिट्स हैं, मतलब कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट नहीं कर पा रहा है या फिर जो उस अभी जिस हालत में है कि वो उस चीज़ों को नहीं कर सकता, उस पर अगर हम ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे तो फिर पेशेंट्स वैसे भी एंजाइटी में हो जाएगा, उसको एंजाइटी होने लगेगी कि हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि कोई पेशेंट है, अगर वो सही से बोल नहीं पा रहा है और हम बार बार उसी पे ध्यान दे रहे हैं कि तुम तो हकलाते हो, तुम तो यही करते हो, तो पेशेंट्स की एंजाइटी और बढ़ जाएगी, वो और भी ज़्यादा खुद को अनवर्दी फील करने लगेगा। फिर मेकिंग द पेशेंट्स फेस रिपीटेड फेलियर। तो हम पेशेंट्स को बार बार रिपीटेड फेलियर नहीं फेस करने दे सकते, जिससे कि पेशेंट्स का और ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाता है। अगर हम कोई एक काम जो है पेशेंट्स को बार बार बता रहे हैं कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, और हमें पता है कि वो काम वो नहीं कर सकता है, तो हम बार बार उसको वही काम करने के लिए नहीं बोलेंगे या फिर ऐसा काम करने के लिए नहीं बोलेंगे कि वो काम कर ही ना पाए। जैसे कि जितनी बार वो फेल होगा तो उसके मन में और ज़्यादा डाउट्स बढ़ने लगेंगे और वो उतनी ज़्यादा परेशान रहेगा। फिर प्लेसिंग डिमांड्स ऑन पेशेंट विच ऑब्वियसली ही कैन नॉट मीट। तो ऐसी चीज़ें पेशेंट से डिमांड करना जो कि वो कर ही नहीं सकता। अगर कोई पेशेंट है उसके मन में बार बार बहुत ज़्यादा थॉट आता है, हम उसको बार बार ये बोलेंगे कि तुम चुपचाप बैठे रहो, कुछ सोचो मत, शांति से बैठो, कुछ बोलो मत, बड़बड़ाओ मत, तो वो कर ही नहीं सकता। तो फिर इस तरह की चीज़ें से उसका एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ पेशेंट्स साइकोटिक आइडियाज़। अगर कोई पेशेंट का आइडिया है जो कि मान लीजिए सही नहीं है आइडिया, तो फिर भी उसको डायरेक्ट अगर हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चला जाएगा। तो हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी है। पासिंग शार्प कमेंट्स एंड शोइंग इनडिफरेंस। शार्प कमेंट या फिर इनडिफरेंस शो नहीं करना है पेशेंट को कि हाँ देखो तुम तो अलग हो, मेरी तो सोच इतनी अच्छी है, इस तरह से कोई कमेंट पास नहीं करना है, फिर तुम्हारी सोच बहुत गंदी है, इस तरह की कोई भी कमेंट जो कि शार्प कमेंट हो या इनडिफरेंस शो करता हो उसको पास नहीं करना है हमें। तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंडिंग हिज बिहेवियर। हमें पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना है, ना कि हम अपनी जो फीलिंग्स है या फिर जो अपना थॉट है वो हम नहीं लाएंगे बीच में। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी इज एबिलिटी टू इवेल्युएट एग्जैक्टली व्हाट द पेशेंट्स वांट्स टू से एंड नॉट मिक्स अप विथ ऑन फीलिंग्स, ओपिनियन और जजमेंट। तो हम अपना जजमेंट, ओपिनियन या फीलिंग बीच में नहीं लाएंगे। टू बी ऑब्जेक्टिव द नर्स शुड इंडल्ज इन द इंट्रोस्पेक्शन एंड मेक श्योर that her own emotional needs do not take precedence over patient's need। जो पेशेंट्स नीड के ऊपर नर्स का अपना इमोशनल नीड या फिर अपना प्रेसिडेंस नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है वो थोड़ा चिल्ला के बोल रहा है और या फिर कुछ कस वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ पेशेंट होते हैं ऐसे, तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो हमें जो नर्स है उसको ये नहीं बोलना है कि पेशेंट है वो जो रूड है, हम पेशेंट को रूड बोल के हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि हाँ वो रूड है, या फिर हम उसको जज कर रहे हैं कि वो रूड है। बल्कि बोलना है कि पेशेंट जो है वो हार्शली बोलता है, हार्श वर्ड बोलता है और लाउड बोलता है, ठीक है, कि जो कि रियलिटी है, जो कि ऑब्जेक्टिवली हम देख रहे हैं, हमें ये बोलना है। हम अपना इमोशनल ये नहीं बोल सकते, हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते कि हाँ पेशेंट रूड है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करके हम देखते हैं। तो ये हो गया। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है 8 नंबर पॉइंट, कि मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। जो नर्स पेशेंट जो होता है रिलेशनशिप, उसको रियलिस्टिकली
मेंटेन करके रखना है। रियलिस्टिक और प्रोफेशनल रिलेशनशिप फोकसेस अपॉन द पर्सनल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड नॉट ऑन द नर्सेज नीड। जो रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होता है कि जो ध्यान है वो हमेशा पेशेंट के ऊपर दिया जाता है, ठीक है, नर्सेस के नीड्स के ऊपर नहीं, पेशेंट्स के नीड के ऊपर। टू मेंटेन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप द नर्स शुड हैव अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट and should be able to empathize and understand the feeling of the patient and the meaning of his behavior। तो एक नर्स अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहती है तो उसको एक रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, कि हम कैसे हैं, उसको खुद के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, मेरा थॉट्स क्या है। और अगर उसे ये पता होगा तो वो अपने आप को और पेशेंट्स के थॉट को अलग अलग रख के और एम्पैथाइज करके देख सकती है, समझ सकती है। उस जो नर्स है वो पेशेंट की फीलिंग को और उसके फीलिंग का क्या मीनिंग है, या फिर वो कुछ अगर बता रहा है तो उसकी क्या मीनिंग्स है, वो उसके बिहेवियर के मीनिंग को समझ सकती है। तो ये होता है एक हेल्दी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, और या रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप या प्रोफेशनल नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया। फिर अगर जो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। तो हमें फिजिकल या वर्बल फोर्स को अवॉइड करना है। तो ऑल मेथड्स ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी अवॉइडेड। किसी भी तरह के पनिशमेंट को जब तक हो सके अवॉइड करना है। इफ़ नर्स इज एन एक्सपर्ट इन प्रिडिक्टिंग पेशेंट्स बिहेवियर, अगर नर्स जो है वो एक्सपर्ट है बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में कि हाँ इस अगर ये चीज़ें करेंगे तो पेशेंट ऐसे रिएक्ट करेगा। बहुत सारे पेशेंट के जो नर्स देखते देखते बिहेवियर को अच्छे से समझ लेती है कि हाँ अगर इसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हर किसी पेशेंट की अलग अलग नीड्स होती है, तो अगर वो बिहेवियर को सही से प्रिडिक्ट कर सकती है तो सी कैन मोस्टली प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ द अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो अगर किसी नर्स को पता चल गया कि जो पेशेंट है अगर उसको हम लोग कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है, या फिर अगर उसको कोई ऐसा काम बोल दिया जाता है कि जिसमें कि वो नहीं करना चाहता है, वो थोड़ा ट्रिगर हो जाता है उसमें, तो अगर उसको पेशेंट को ये जज कर लिया गया कि उसको ये काम करने बोलते हैं तो ये कर लेता है, तो वो उसको होने से पहले ही वो कर लेगी, प्रिवेंट कर लेगी, उसको वो वर्ड बोलेगी ही नहीं, या फिर वो काम करने के लिए उसको बोलेगी ही नहीं, तो वो पहले ही अवॉइड हो जाएगा। तो इससे हमें फिजिकल या वर्बल फोर्स को करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। फिर हो गया नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज ए पर्सन एंड नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ द सिम्टम। तो नर्सिंग केयर जो है वो पेशेंट जो एक पर्सन है उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि जो सिम्टम्स उसके दिख रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि मेंटल पेशेंट में जो पेशेंट थोड़ा बिजार बिहेवियर शो करते हैं उसको तो ऐसे भी किया जा सकता है कि उसको बस नींद की गोली दे दो और वो सो जाएगा, तो उसके हम सिम्टम्स को भले ही कंट्रोल कर लिया हमने, पर वो एक पर्सन ठीक नहीं हुआ। तो हमें हमेशा पर्सन के ऊपर ध्यान देना है, ना कि सिम्टम्स के ऊपर। तो एनालाइज एंड स्टडी द सिम्टम्स इज नेसेसरी टू रिवील देयर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू द पेशेंट। जो हम उसके जो सिम्टम्स हैं उसको एनालाइज करना है और स्टडी करना है, ताकि हम उसके जो मीनिंग है उसको समझ सकें, उसके सिग्निफिकेंस को समझ सकें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। टू पेशेंट्स एग्जिबिटिंग द सेम सिम्टम्स मे एक्सप्रेस टू डिफरेंट नीड्स। दो पेशेंट हैं जो दोनों सेम फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, पर दोनों को अलग वो हो सकता है, उसका मीनिंग अलग हो सकता है। जैसे दो पेशेंट है, दोनों को इंसोम्निया है, मतलब कि वो सो नहीं पाते हैं, पर इंसोम्निया होने का ये मतलब नहीं है कि दोनों को सेम ही कारण है। एक पेशेंट है जिसको कि गिल्ट की वजह से नहीं सो पाता है, दूसरा पेशेंट है वो एंजाइटी की वजह से नहीं सो पाता है। तो सेम ही चीज़ है पर दोनों के लिए अलग अलग मीनिंग है, तो हमें इसको समझना है अच्छे से। फिर ऑल एक्सप्लेनेशंस ऑफ प्रोसीजर एंड अदर रूटीन्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो भी प्रोसीजर है, जो भी रूटीन है, हम पेशेंट के अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ही करेंगे। यानी कि हर पेशेंट का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अलग अलग होता है। द एक्सटेंट ऑफ explanation that can be given to a patient depends on his span of attention, level of anxiety, and level of ability to decide. But explanation should never be withheld on the basis that psychiatric patients are not having any contact with reality or have ability to understand. तो जो भी चीज़ें हम करेंगे वो पेशेंट के अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे करेंगे। हर पेशेंट का अलग अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल हो सकता है, और लेकिन हम ये कंक्लूड नहीं करेंगे कि द एक्सप्लेनेशन शुड नेवर बी विथहेल्ड। जो एक्सप्लेनेशन हम ये कभी नहीं एक्सप्लेनेशन मतलब कि अपना देंगे कि जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनका कोई भी रियलिटी से कॉन्टैक्ट ही नहीं होता है, या फिर वो किसी भी चीज़ को समझ ही नहीं सकते। तो हमें ये कंक्लूड नहीं करना है कभी भी।
हर पेशेंट का जो समझने का लेवल अलग हो सकता है, पर ये समझते ही नहीं है, हम ऐसा नहीं सोच सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और हमारा जो लास्ट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि मैनी प्रोसीजर्स आर मॉडिफाइड बट बेसिक प्रिंसिपल रिमेंस अनअल्टर्ड। जो बहुत सारे प्रोसीजर हैं हर पेशेंट के हिसाब से मॉडिफाई किए जा सकते हैं, ठीक है, पर जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो हमेशा अनअल्टर्ड रहेंगे, मतलब बिना चेंज किए वो रहेंगे। इन द फील्ड ऑफ साइकेट्री नर्सिंग मेनी मेथड्स आर एडेप्टेड टू बी इंडिविजुअल नीड ऑफ पेशेंट दो अंडरलाइंग नर्सिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम। यही बात जो है कि मॉडिफाई किए जा सकते हैं बहुत सारे पेशेंट के लिए, पर जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम रहते हैं। सम नर्सिंग प्रिंसिपल्स टू बी केप्ट इन माइंड दैट आर, कुछ नर्सिंग प्रिंसिपल हमेशा माइंड में रखना चाहिए, वो है सेफ्टी, कंफर्ट, प्राइवेसी, मेंटेनिंग द थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस, कि जो थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस है, जो हम चीज़ें कर रहे हैं थेरेप्यूटिक के लिए, वो काम करती रहे। फिर इकोनॉमी ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल। जो इकोनॉमी ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल का मतलब हुआ कि जो भी टाइम है या फिर जो भी एनर्जी हम लगा रहे हैं या फिर जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं या फिर दवाइयाँ या फिर रेजिस्टेंस, कुछ भी जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो बेस्ट यूज में होनी चाहिए। हम उस टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, या फिर एनर्जी जो हम लगा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से, जितना बेस्ट हो सके उतना इस्तेमाल कर सकें। अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जो कि बोल रहा है कि मुझे नहीं नहाना है, वो बाथिंग के लिए मना कर रहा है, ठीक है, तो बाथिंग के लिए मना कर रहा है, हम ये देख रहे हैं कि हाँ, पर इसको प्रोसीजर को चेंज करके जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है बाथिंग का, वो है हाइजीन। ठीक है, तो हाइजीन हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, वो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, बाथिंग के लिए वो मना कर रहा है तो हम दूसरे तरीके अपना लेंगे, कोई दूसरा तरीका अपना के हम उसका हाइजीन को मेंटेन कर देंगे। तो ये हो गया, बेसिक प्रिंसिपल हमेशा चेंज नहीं हुआ, जो हाइजीन है वो कभी चेंज नहीं हुआ। हमने जो मॉडिफिकेशन कर दिया कि हाँ वो बाथिंग से नहीं हाइजीन मेंटेन कर रहा है तो हमने कोई दूसरा तरीका अपना लिया। तो ये हो गया हमारा सारा प्रिंसिपल। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। और आज का वीडियो भी लगभग आधे घंटे का हो ही गया है, और आई होप कि आपको सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और बाकी जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा इसके बाद के टॉपिक पे होगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग देखते रहें, रिवीजन करते रहें। आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले के भी मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं, लगभग 3 वीडियो पहले के डले हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।